नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टिकल 40 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं जो बचे हुए थे उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 जो है नीति निर्देशक तत्व को, ये महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित एक आर्टिकल है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि वह भारत में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करे, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 1992-93 में हमारे संविधान में अनुसूची भी जोड़ी गई है, अनुसूची 11 और अनुसूची 12, जिसके अंतर्गत जो है हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को कार्य करने का अधिकार दिया जाए, शिक्षा का अधिकार दिया जाए, सार्वजनिक सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए, जैसे बेरोजगार व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को और अपंग व्यक्ति को और आरक्षित व्यक्ति को। आर्टिकल 42 क्या कहता है? इसके अंतर्गत सरकार सामाजिक हित के लिए योजनाएं चलाए, साथ ही शिशु मृत्यु दर तथा मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए योजनाएं चलाए, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि सरकार वर्तमान में भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिससे कि हमारे देश में शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर को कम किया जा सके। यानी कि मातृ मृत्यु दर का मतलब यह है कि जब बच्चे को जन्म देते समय माता की जो मृत्यु हो जाती है वह कम स्तर पर हो, जो कि सुविधाओं की कमी के कारण ही होती है, तो वे सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराए, ऐसा जो है उसको दायित्व है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? इसके अंतर्गत मजदूरों के जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए उनकी मजदूरी में नियमित रूप से बढ़ोतरी करने का दायित्व जो है सरकार को दिया गया है। यह भी गांधीवादी विचारधारा पर जो आधारित एक आर्टिकल है, जो बताता है कि जैसे कि कुटीर उद्योग इत्यादि के द्वारा जो है मजदूरों को मजदूरी नियमित रूप से दी जाए, ताकि उनका जो है रोजगार अच्छे से चल सके। आर्टिकल 43A क्या कहता है? यह सरकार को बाध्य करता है कि श्रमिकों को प्रबंधन का हिस्सा बनाएं। यह जो आर्टिकल है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कंपनी के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं, जो भी मजदूर उसमें कार्य करते हैं, ये कहता है कि उनको भी जो है मैनेजमेंट में, यानी कि जो प्रबंधन है उसमें उनका जो है हिस्सा मिले, क्योंकि वे उनके आधार पर ही जो है वह कंपनी लाभ कमाती है और केवल उनको मजदूरी देकर ही संतुष्ट किया जाता है। तो ये आर्टिकल बताता है कि उनको जो है उसमें प्रबंधन में भाग भी मिले, जिससे कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 बताता है समान नागरिक संहिता के प्रावधान के बारे में। आजकल बहुत ही चर्चित विषय भी हैं ये। इसके अंतर्गत भारत के सभी नियम सभी वर्गों पर समान रूप से लागू किए जाएंगे, परंतु यह अनुच्छेद अभी तक लागू नहीं किया गया है और कब तक किया जाएगा इसकी अभी कोई संभावना नहीं है, ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू की जाएगी, समान नागरिक संहिता। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सभी जो है विवाह जो है एक ही नियम के तहत मान्य होंगे, सभी की, चाहे वो विवाह किसी भी धर्म के अंतर्गत किया गया हो। अभी तक क्या है कि हिंदू विवाह अधिनियम अलग है, मुस्लिमों के अंदर अलग प्रावधान किया गया है, सभी धर्मों के अंदर अलग अलग प्रावधान किया है। इसी प्रकार किसी भी धर्म पर कोई भी एक अलग कानून लागू नहीं होगा, इसी कानून के तहत सभी धर्मों पर या सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, नियम बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? इसमें भारत सरकार को फ्री और आवश्यक शिक्षा प्रदान करने का जो है अधिकार दिया गया है। 6 वर्ष से कम के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, यानी कि प्रारंभिक जो शिक्षा है वो 6 वर्ष से कम के बच्चों को इसमें देने का प्रावधान किया गया है, फ्री और आवश्यक शिक्षा। इसका जो आप आर्टिकल 21 का ए जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिया गया उससे भी जोड़कर देख सकते हैं। और ये जो आर्टिकल है हमारे संविधान में 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? इसके अंतर्गत दोनों सरकार भारत में रहने वाले SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश जो है इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है कि इसके अंतर्गत भारत में सभी लोगों को पोषक तत्व प्राप्त हों, लोगों के रहने के स्तर में वृद्धि हो
तथा उन्हें स्वस्थ सेवा प्राप्त की जाए, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं जितनी भी हैं उन्हें प्रदान की जाएं। तो इसके अंतर्गत पोषक तत्वों के अंतर्गत देखा होगा आपने विभिन्न प्रकार की स्कीम भी चलती हैं, जैसे कि इंद्रधनुष स्कीम जो है पोषक तत्वों को लेकर के चलाई जा रही है वर्तमान में भी। तो इसी प्रकार से जो है जैसे कि लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए भी अनेक प्रकार की जो है स्कीम चलाई जा रही हैं, वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत जो है सरकार के दायित्व में आती हैं। आर्टिकल बात करते हैं 48 की, तो इसके अंतर्गत सरकार पशु व पशुपालन के हित के लिए आवश्यक कदम उठाए, इस प्रकार का इसमें प्रावधान दिया गया है। आपने देखा होगा कि नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित जो चलाई गई थी, और सिल्वर क्रांति थी एक जो कि मुर्गी उत्पादन से संबंधित चलाई गई थी, वो सब इसी के अंतर्गत जो है प्रावधान के तहत चलाई गई थी। 48A की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सरकार पर्यावरण को सुरक्षित रखें जहाँ तक हो सके। आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण जो है अधिनियम बनाए गए हैं हमारे देश के अंतर्गत, जिससे कि एक सुरक्षित और अच्छा पर्यावरण देश के लोगों को प्राप्त हो सके। आर्टिकल 49 क्या कहता है, इसके अंतर्गत भारत सरकार स्मारकों को सुरक्षित रखे ताकि भविष्य में जो भी लोग हैं, जो भी हमारे देश के बच्चे हैं, वो उनके इतिहास के बारे में जो है पढ़ सकें कि वो किस प्रकार से जो है उनको सहेज के रख सकते हैं। इसमें सरकार का जो है दायित्व बनता है। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि सरकार न्यायपालिका को प्रशासन से अलग रखे ताकि न्यायपालिका जो है बिना किसी दोष के कार्य कर सके, बिना किसी के प्रभाव क्षेत्र में आकर अपना जो है फैसला सुना सके। इससे एक पारदर्शी न्याय की जो है एक उम्मीद रखी जा सकती है। इसलिए सरकार का जो दायित्व है कि वो न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखे, उसके काम में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करें। इस प्रकार का जो है सरकार का दायित्व इसके अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 51 की अगर बात करें तो सरकार का दायित्व है कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखें। आपने देखा होगा कि वर्तमान में किसी प्रकार का सीमा विवाद अगर ये होता है, जैसे कि अभी पीछे चीन के साथ विवाद चल रहा था, तो उस प्रकार सरकार का दायित्व बनता है कि वे अपने देश को भयमुक्त एक वातावरण दें और सुरक्षा बनाए रखें। तो इस प्रकार के जो है दायित्व सरकार के दिए गए हैं और वह समय समय पर इनका निर्वहन भी करती रहती हैं। दोस्तों, ये थी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपके यूपी पीईटी के सिलेबस में बहुत ही भारतीय संविधान के तहत महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हीं के तहत एक संस्था का जो है निर्माण किया गया है, जिसे आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं। उस नीति आयोग के तहत ही विभिन्न प्रकार की योजनाएं सामाजिक हित के लिए हमारे देश के अंतर्गत चलाई जाती हैं और उनका निर्वहन जो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।